अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग होम्योस्टेसिस 10th बायोलॉजी। आइए देखते हैं कि इंसान में ब्रीदिंग मैकेनिज़्म किस तरह कारगर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ब्रीदिंग? द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। ऐसी जिस्मानी हरकत जो गैसों के तबादला के साथ मुंसलिक होती हैं, यानी गैसों के तबादला के साथ होने वाली जिस्मानी हरकत को हम ब्रीदिंग कहते हैं। या फिर ब्रीदिंग एक ऐसा फिनोमेना है, मैकेनिज़्म है, जिसमें बाहर से हवा लंग्स तक और सारी बॉडी की हवा लंग्स से बाहर के एनवायरनमेंट में शिफ्ट की जाती है, ब्रीदिंग कहलाता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाला मैकेनिज़्म ब्रीदिंग मैकेनिज़्म कहलाता है। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, वन इज़ इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज़ एक्सहेलेशन। अब इनकी डिटेल की तरफ हम चलते हैं। अबाउट फर्स्ट वन, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। तो इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब इंस्पायरेशन होती है तो पसलियों के मसल सिकुड़ते हैं एंड द रिब्स आर रेज्ड, पसलियाँ ऊपर उठती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी वक्त जब पसलियाँ ऊपर उठती हैं तो लंग्स के नीचे पाए जाने वाली मसल की शीट, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ज़रा स्केच में देखें। ये लंग्स के नीचे जो आपको पिंक कलर की, लाइट येलो कलर की शीट नज़र आ रही है, ये डायफ्राम कहलाती है। ये मसल्स की बनी होती है, ये कंट्रैक्ट भी करती है, करती भी है, और डोम शेप होती है, यानी गुंबद नुमा होती है। कभी कम गुंबद नुमा होती है, कभी ये मोर गुंबद नुमा होती है। दैट्स व्हाई इंस्पायरेशन के केस में मेंशन किया गया है कि रिब्स के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती हैं, एंड द डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट्स। जब पसलियाँ ऊपर उठती हैं तो डोम शेप गुंबद नुमा डायफ्राम भी सिकुड़ती है एंड इज लोअर्ड, और नीचे आ जाती है। द मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिससे थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी क्या है? वो पसलियों के दरमियान जो कैविटी पाई जाती है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दरअसल जब रिब्स सिकुड़ती हैं, ऊपर को उठती हैं और डायफ्राम नीचे सिकुड़ के आ जाती है तो ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का प्रेशर वॉल्यूम बढ़ जाता है, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड, तो फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों में हवा चली जाती है, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेस, और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है। एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, तो हवा बाहर से फेफड़ों के अंदर आ जाती है। क्यों? टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ताकि फेफड़ों के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज किया जा सके। जहाँ ये स्केच दिया गया है छोटा सा, अगर आप गौर करें तो ये देखिए डायफ्राम एरो हेड दिखलाया गया है, नीचे की तरफ आ रही है, मोर कंट्रैक्ट कर रही है। जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिससे लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो रहा है, तो लंग्स के अंदर माइनस का सिंबल दिया गया है। जबकि नेज़ल कैविटी के मकाम पर, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव सिंबल है, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ चली आती है और ये फेफड़े हवा से भर जाते हैं। लेट्स से एक्सपायरेशन इज रिमूवल ऑफ एक्सेल्ड एयर, यानी जो हवा स्टेल हो चुकी है, बासी हो चुकी है, यूज्ड एयर है, उसका अखराज एक्सपायरेशन या एक्सोलेशन कहलाता है। जबकि इंस्पायरेशन में हम बाहर की हवा को फेफड़ों में दाखिल करते थे। तो सो आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, फेफड़ों में हवा के तबादले के बाद द इम्प्योर एयर, यानी इस्तेमाल शुदा हवा, इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सोलेशन, एक्सोलेशन के केस में बाहर निकाल दी जाती है। जब गैसों का तबादला होता है तो एक्सोलेशन के दौरान नाखालिस हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। द रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, उसी दौरान रिब्स के मसल रिलैक्स करते हैं, फैलते हैं और रिब्स को अपनी असल ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, डायफ्राम मसल भी रिलैक्स करती है, एंड इट गेट्स रेस्ट डोम शेप, और डोम शेप को बढ़ा देती है, यानी डायफ्राम के मसल्स जब रिलैक्स करते हैं तो वो मोर डोम लाइक
ज़्यादा गुंबदनुमा हो जाते हैं, दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी के अंदर या थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम कम हो जाता है एंड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन लंग्स, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। द लंग्स कंट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द दम, तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा फेफड़ों से बाहर चली जाती है। तो इसे हम आगे चलकर आखिरी स्लाइड में फिर एक बार कंपैरिजन की सेंस में भी देखेंगे। देन व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट? ह्यूमन ब्रीद 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दैट इज एट रेस्ट। तो ह्यूमन यानी इंसान हालत सुकून में 16 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है या ब्रीद करता है। नो हियर इज़ एक्सपायरेशन, जो मैकेनिज्म हमने अभी पढ़ा है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एरो हेड लंग्स के नीचे दिखलाया गया है और जो डायफ्राम है दैट इज़ बिकमिंग मोर डोम लाइक, वो ज़्यादा गुंबदनुमा हो गई है, लिहाजा नीचे से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है और पसलियाँ करीब आ गई हैं। मसल्स पसलियों के रिलैक्स कर जब करीब आते हैं तो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है, जिससे सारा प्रेशर फेफड़ों पर पड़ता है। तो हवा अब लंग्स के अंदर है जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर कम होता है। इसी तरह से पॉजिटिव इनसाइड दिखलाया गया जबकि आउटसाइड द माउथ नेगेटिव है, यानी बाहर प्रेशर कम और लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो यही वजह है कि इंटरनल लंग्स एयर यहाँ से जो कि स्टेल एयर भी है, इस्तेमाल शुदा इम्प्योर एयर भी है, यहाँ से हरकत करती हुई नेज़ल कैविटी के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। तो अगर आप डायफ्राम देखें यहाँ लंग्स के केस में तो डायफ्राम इज़ बिकमिंग मोर डोम लाइक, ये ज़्यादा डोम लाइक बन चुकी है जो कि फेफड़ों के ऊपर प्रेशर को राइज कर देती हैं। Let's say control of the breathing rate, the rate of breathing is controlled by the respiratory center in brain। तो इंसान के ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कनेक्ट रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में करेक्ट रेशो के साथ रखता है। यहाँ ये सेंटेंस गलत कंपोज किया गया, कनेक्ट रेशन नहीं है बल्कि करेक्ट रेशो होना चाहिए था। ओके, देन हियर इज स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। व्हेन वी डू एक्सरसाइज आर सम हॉट जॉब आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। जब कभी हम सख्त काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स तेज़ी के साथ सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रिलीज़ किया जाता है। दिस इज ग्रेटर दैन द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में ब्लड में शामिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेट पर नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा होती है एंड इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। तो फिर ये हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को भी उकसाती है। रेस्पॉन्स बाय रेस्पिरेटरी सेंटर sends messages to the rib muscle। तो रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स के मसल को पैगाम देता है एंड डायफ्राम तक पैगाम पहुंचता है कौन सा? टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाया जाए सो दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, ताकि फेफड़ों या ब्लड के अंदर ज़रूरत से ज़ायद पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर खारिज किया जाए। ज़्यादा रेस्पिरेटरी सेंटर बॉडी के मसल्स और रिब्स को ऑर्डर करता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा करें ताकि बॉडी में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जा सके, जिस्म से बाहर निकाला जा सके। मैक्सिमम ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स। द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। जब कभी हम सख्त काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट 30 से 40 गुना भी 1 मिनट तक जा सकता है। Now here is a comparison between inhalation and exhalation. During inhalation, diaphragm contracts करता है and it becomes less dome-like, कम गुंबदनुमा होता है। While during exhalation, diaphragm relaxes। Exhalation में diaphragm relax करता है और more dome-like यानी ज़्यादा गुंबदनुमा हो जाता है। While during inhalation, chest expand, chest cavity फैल जाती है, chest cavity का वॉल्यूम बढ़ जाता है।
जबकि ड्यूरिंग एक्सलेशन चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट करती है और इसका साइज या वॉल्यूम कम होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर फ्लोज इन आउटर एनवायरनमेंट की हवा बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर चली जाती है, जबकि ड्यूरिंग एक्सलेशन एयर फ्लोज आउट तो लंग्स से हवा बाहर चली जाती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब इनहेलेशन होती है तो लंग्स का वॉल्यूम या चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि एक्सलेशन के केस में लंग्स और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द प्रेशर डिक्रीजेस, जब इनहेलेशन हो रही होती है लंग्स और चेस्ट कैविटी के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है, जबकि ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रेशर इंक्रीजेस, यानी लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है, चेस्ट कैविटी पर भी प्रेशर पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड।